नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज के दौर में सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से तय होती है। ऐसे समय में भारत का रक्षा इकोसिस्टम एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के विकास से लेकर भारतीय नौसेना को एक मजबूत ब्लू वाटर नेवी बनाने और हाइपरसोनिक मैरीटाइम स्ट्राइक क्षमता विकसित करने तक भारत भविष्य की सैन्य शक्ति की मजबूत नींव रख रहा है। तो आज इस कड़ी में जानेंगे कि कावेरी 2.0 कैसे भारत को एरो इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के करीब ला सकता है। साथ ही समझेंगे कि चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी के बीच भारतीय नौसेना का 200 युद्धपोत का विस्तार क्यों रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बात होगी 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो इंडो पैसिफिक में भारत की मैरीटाइम स्ट्राइक क्षमता को नई मजबूती दे सकती है। और माई टेक में चर्चा होगी एक अहम सवाल पर कि क्या तुर्की का कान फाइटर से एमका प्रोग्राम कोई सबक ले सकता है और तेजी से आगे बढ़ सकता है। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित करना भारत की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एक है। मूल कावेरी इंजन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए आवश्यक थ्रस्ट हासिल नहीं कर सका, लेकिन यह प्रोग्राम कभी भी रुका नहीं। अब जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कावेरी 2.0 पर काम कर रहा है। इसमें एक बिल्कुल नया इंजन कोर विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान तेजस मार्क 1 अल्फा में अमेरिकी G404 इंजन की जगह ले सकता है। दशकों में भारत ने फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रडार और आधुनिक एवियोनिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन आधुनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सबसे जटिल हिस्सा जेट इंजन अब भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1980 के दशक के आखिर में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को स्वदेशी इंजन देने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन वर्षों के विकास के बावजूद ये फ्रंटलाइन फाइटर के लिए आवश्यक थ्रस्ट और परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सका। फिर भी ये प्रोग्राम व्यर्थ नहीं गया। इससे कंप्रेसर डिजाइन, टरबाइन टेक्नोलॉजी, कंबस्शन सिस्टम्स, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम जैसे अहम क्षेत्रों में एक्सपर्टीज विकसित हुई। यही अनुभव अब कावेरी 2.0 की मजबूत नींव बन रहा है। जीटीआरई अब मौजूदा कावेरी इंजन को अपग्रेड करने की बजाय पूरी तरह नया इंजन कोर विकसित करने पर काम कर रहा है। इसका लक्ष्य ऐसा आधुनिक टर्बोफैन इंजन तैयार करना है जिसकी क्षमता तेजस मार्क 1 अल्फा में इस्तेमाल हो रहे G404 इंजन के बराबर हो। कावेरी 2.0 में शामिल की जा रही प्रमुख तकनीकें, जिसमें शामिल है एडवांस्ड हाई प्रेशर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड कंबशन एफिशिएंसी, हायर टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, एडवांस्ड थर्मल बैरियर कोटिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल और बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशो और फ्यूल एफिशिएंसी। ये नया इंजन कोर भविष्य में एमका और अन्य स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित होने वाले इंजन्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी आधार भी तैयार करेगा। F404 इंजन को तुरंत बदलने की बजाय तेजस मार्क 1 अल्फा मिड लाइफ अपग्रेड यानी MLU के दौरान कावेरी 2.0 को शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इस रणनीति के कई फायदे हैं। इससे जीटीआरई इंजन को व्यापक ग्राउंड और फ्लाइट टेस्टिंग के जरिए पूरी तरह परिपक्व बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही तेजस का मौजूदा प्रोडक्शन भी प्रभावित नहीं होगा।
इससे भारतीय वायुसेना को स्वदेशी इंजन तभी अपनाने का अवसर मिलेगा जब वह अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह साबित कर चुका होगा। यदि विकास तय योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो अगले दशक में जब पहला तेजस मार्क 1 अल्फा का मिड लाइफ अपग्रेड होगा, तब कावेरी 2.0 ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए तैयार हो सकता है। एक स्वदेशी जेट इंजन भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, सैंक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़ी चुनौतियां घटेंगी, भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा और दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक पर देश की अपनी क्षमता विकसित होगी। इस प्रोग्राम से हासिल अनुभव भविष्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मजबूती देगा, जिसमें शामिल हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी यूकैव्स और भविष्य के ट्रांसपोर्ट और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। दुनिया के बहुत कम देशों के पास आधुनिक फाइटर इंजन्स को डिजाइन और विकसित करने की क्षमता है। ऐसे देशों की श्रेणी में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि होगी। हालांकि संभावनाएं उत्साहजनक हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक आधुनिक फाइटर इंजन विकसित करने के लिए एडवांस्ड मेटलर्जी, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, टरबाइन कूलिंग टेक्नोलॉजीज और बेहद कठिन परिस्थितियों में वर्षों तक होने वाली कड़ी टेस्टिंग में महारत हासिल करना आवश्यक है। इंजन डेवलपमेंट को दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। इसके लिए निरंतर निवेश और लंबे समय तक लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रोग्राम की सफलता सिर्फ GTRE और DRDO पर ही नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग, शैक्षणिक संस्थाएं और जहां आवश्यक हो वहां अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मजबूत सहयोग पर भी निर्भर करेगी। कावेरी की कहानी को अक्सर अधूरी उम्मीदों के रूप में देखा गया है, लेकिन एक अलग नजरिए से इसको देखें तो ये लगातार प्रयास और तकनीकी अनुभव हासिल करने की एक कहानी है। कावेरी 2.0 के साथ भारत सिर्फ एक नया जेट इंजन विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की सबसे जटिल क्षमताओं में से एक में महारत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना स्वतंत्रता के बाद अपने सबसे बड़े विस्तार की तैयारी कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती तैनाती के बीच भारत अगले दशक में 200 युद्धपोत का बेड़ा तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक में समुद्री शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। आज चीन के पास 370 से अधिक बैटलशिप्स हैं। वह अभूतपूर्व गति से नए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है। वहीं हिंद महासागर में चीन के रिसर्च वेसल्स, इंटेलिजेंस शिप्स और सबमरीन्स की तैनाती भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चीन में बने फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स के साथ अपने नौसैनिक बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है। ऐसे में अपने लगभग 95% समुद्री व्यापार और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास करीब 130 से 140 वॉरशिप्स हैं, लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य इसे बढ़ाकर लगभग 200 वॉरशिप तक पहुंचाना है। इसके तहत कई बड़े प्लेटफॉर्म्स निर्माणाधीन हैं या उन्नत योजना के चरण में हैं, जिसमें शामिल हैं नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17 अल्फा स्ट्रेंथ फ्रिगेट्स, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, प्रोजेक्ट 75I कन्वेंशनल सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी SSNs, नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स, फ्लीट सपोर्ट शिप्स, माइन काउंटर मेजर वेसल्स और भविष्य की योजना के तहत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये विस्तार भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा तथा इंडो पैसिफिक में लंबे समय तक प्रभावी मैरीटाइम ऑपरेशन संचालित करने की क्षमता बढ़ाएगा। इस विस्तार की सबसे अहम बात यह है
कि आने वाले समय में ज्यादातर नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसमें कई प्रमुख शिपयार्ड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिनमें शामिल हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये स्वदेशी पहल सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूती देगी, उच्च कुशल रोजगार के अवसर पैदा करेगी, भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगी और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करेगी। भविष्य के नौसैनिक बेड़े को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रमुख क्षमताएं शामिल हैं कैरियर बैटल ग्रुप्स, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, AI enabled combat management systems, integrated maritime surveillance, long endurance naval helicopters और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जिसमें स्पेस, साइबर और अंडर वाटर वॉरफेयर को जोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, MF स्टार रडार्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स जैसी स्वदेशी सिस्टम्स को भी अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इस विस्तार का उद्देश्य चीन के साथ शिप फॉर शिप मुकाबला करना नहीं है। इसके बजाय भारत का लक्ष्य इंडियन ओशन रीजन में विश्वसनीय मैरीटाइम सुपीरियॉरिटी बनाए रखना है और मित्र देशों के लिए एक भरोसेमंद सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। एक मजबूत भारतीय नौसेना महत्वपूर्ण सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की सुरक्षा करेगी, द्वीपीय क्षेत्रों की रक्षा को मजबूत बनाएगी, डेटरेंस क्षमता बढ़ाएगी, क्वाड कोऑपरेशन को मजबूती देगी और पूरे क्षेत्र में तेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को सक्षम बनाएगी। इतिहास बताता है कि वैश्विक प्रभाव की आकांक्षा रखने वाले देशों के लिए सबसे पहले अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करना बेहद जरूरी होता है। चीन की बढ़ती मैरीटाइम प्रेजेंस के बीच भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ अधिक शिप्स बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसी आधुनिक, स्वदेशी तथा नेटवर्क नेवी को तैयार करना है जो आने वाले दशकों तक देश के रणनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम होगी। भारत सिर्फ बड़े नौसैनिक बेड़े के जरिए नहीं, बल्कि लंबी दूरी और तेज गति वाले वेपन के माध्यम से भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM। यह एक हाइपरसोनिक वेपन है जो कथित तौर पर 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के वॉरशिप्स को निशाना बनाने में सक्षम हो सकती है। आधुनिक नेवल वॉरफेयर में बढ़त अब इस बात से तय होगी कि कौन पहले डिटेक्ट, टारगेट और स्ट्राइक कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को ऐसे लेयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित किया जाता है जो पारंपरिक एंटी शिप मिसाइल्स को रोक सकते हैं। इन डिफेंस सिस्टम्स को भेदने के लिए दुनिया की नौसेनाएं ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स पर निवेश कर रही हैं जो अत्यधिक गति, बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी और लंबी दूरी की क्षमता से लैस होते हैं। भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिपिंग मिसाइल के हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने की क्षमता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन होगा और दुश्मन को प्रतिक्रिया देने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो जाएगा। करीब 1500 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ ये मिसाइल भारतीय नौसेना को पारंपरिक बैटल स्पेस से काफी दूर मौजूद दुश्मन के नेवल फॉर्मेशंस को निशाना बनाने की क्षमता दे सकती है। ऐसी क्षमता से भारत को मदद मिलेगी महत्वपूर्ण सी लेन्स तक दुश्मन के फ्लीट की पहुंच को रोकने में, कैरियर बैटल ग्रुप्स को स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से सुरक्षा प्रदान करने में, महत्वपूर्ण सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को सुरक्षित रखने में, इंडियन ओशन रीजन में अपनी पार प्रोजेक्शन क्षमता बढ़ाने में और क्षेत्र से बाहर की नौसैनिक तैनाती के खिलाफ डेटरेंस को मजबूत करने में। व्यावहारिक रूप से दुश्मन के वॉरशिप्स भारत के प्रमुख मैरीटाइम ऑपरेटिंग एरियाज के करीब पहुंचने से पहले ही
खतरे के दायरे में आ सकते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को भविष्य में इन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, भविष्य की सबमरीन्स, लंबी दूरी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और जमीन से संचालित होने वाली मोबाइल कोस्टल बैटरीज। भविष्य में P-8I, नेक्स्ट जनरेशन नेवल कॉम्बेटेंट्स और जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इसका इंटीग्रेशन एक वास्तविक मल्टी डोमेन मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी तैयार कर सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी विदेशी ठिकानों, डुअल पर्पस पोर्ट्स और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, सबमरीन्स तथा इंटेलिजेंस गैदरिंग वेसल्स की नियमित तैनाती के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। 1500 किलोमीटर की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल क्षमता भारत की एंटी एक्सेस एरिया डिनायर यानी A2AD स्ट्रेटजी को काफी मजबूत कर सकती है। इससे दुश्मन की नौसैनिक ताकतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र के काफी दूर रहकर संचालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ब्रह्मोस, कैरियर एविएशन, मैरीटाइम सर्वेलेंस सैटेलाइट्स, P-8I एयरक्राफ्ट और अंडर वाटर सेंसर्स के साथ मिलकर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भारत की लेयर्ड मैरीटाइम डिफेंस आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल विकसित करने के लिए कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करना जरूरी है, जिनमें शामिल हैं हाइपरसोनिक प्रोपल्शन, प्रिसीजन गाइडेंस और नेविगेशन, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, चलते हुए वॉरशिप्स को ट्रैक करने में सक्षम एडवांस सीकर्स, मिड कोर्स टारगेट अपडेट्स के लिए सुरक्षित डेटा लिंक्स और अत्याधुनिक नेवल एयर डिफेंस सिस्टम्स को मात देने के लिए टर्मिनल मनूवरिंग। इन टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत की हाइपरसोनिक प्रोपल्शन और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स में बढ़ती महारत को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दशकों तक भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का मुख्य फोकस अपने तट की सुरक्षा पर रहा है, लेकिन अब यह रणनीति सी कंट्रोल और लंबी दूरी की मैरीटाइम डिनायल क्षमता की ओर बढ़ रही है। प्रस्तावित 1500 किलोमीटर रेंज वाली LRASHM सिर्फ एक और मिसाइल नहीं, बल्कि यह हिंद महासागर और व्यापक इंडो पैसिफिक की सुरक्षा व्यवस्था को आकार देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत ने तेजस, ब्रह्मोस, अरिहंत और चंद्रयान जैसे प्रोग्राम्स के जरिए साबित किया है कि उसके वैज्ञानिक विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी विकसित करने में सक्षम है, लेकिन कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन और ऑपरेशनल इंडक्शन के बीच लंबा अंतर बना रहता है। तुर्की का 5वीं पीढ़ी का कान फाइटर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देता है। छोटा एरोस्पेस इकोसिस्टम होने के बावजूद उसने इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन और पैरेलल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी। सवाल तुर्की की नकल का नहीं है, बल्कि यह है कि AMCA प्रोग्राम इससे क्या सीख हासिल कर सकता है। एक या दो प्रोटोटाइप्स पर निर्भर रहने से टेस्टिंग धीमी हो जाती है। कान प्रोग्राम अलग अलग टेस्टिंग के लिए कई फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स विकसित कर रहा है। AMCA में भी पैरेलल प्रोटोटाइप प्रोडक्शन अपनाने से कई फ्लाइट टेस्ट एक साथ चलेंगे, टाइमलाइन घटेगी और टेक्निकल इश्यूज जल्दी सामने आएंगे। AMCA के स्वदेशी 120 किलो न्यूटन इंजन को समय लगेगा। कान ने शुरुआती उड़ानों के लिए इंपोर्टेड इंजन्स चुने हैं और इंडिजिनस इंजन का विकास समानांतर रखा हुआ है। भारत भी शुरुआती स्क्वाड्रन्स में GF414 इंजन का इस्तेमाल कर सकता है और बाद के प्रोडक्शन ब्लॉक्स में स्वदेशी इंजन को शामिल कर सकता है। इससे इंडक्शन में अनावश्यक देरी नहीं होगी। तुर्की ने गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री की साझेदारी से गति हासिल की है। भारत के टाटा, L&T, महिंद्रा डिफेंस, भारत फोर्ज, डायनामैटिक और MSMEs को सिर्फ सप्लायर्स नहीं, बल्कि फ्यूसलाज, विंग्स, मिशन सिस्टम, कंपोजिट स्ट्रक्चर और असेंबली लाइन जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स बनाए जाने चाहिए। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिलीवरी स्पीड दोनों ही तेजी से बढ़ेंगी। प्रोटोटाइप्स उपलब्ध हैं, लेकिन देश की रक्षा स्क्वाड्रन्स करते हैं, इसलिए टेस्टिंग के साथ साथ
सप्लाई चेन, वेंडर नेटवर्क, ऑटोमेशन और प्रोडक्शन प्लानिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ। चीन तेजी से 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स शामिल कर रहा है और पाकिस्तान भी एयरफोर्स का आधुनिकीकरण बड़ी तेजी से कर रहा है। ऐसे स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में स्पीड स्वयं ही कैपेबिलिटी है। जो देश तेजी से डिजाइन, टेस्ट, मैन्युफैक्चर और इंडक्शन करेगा वही बढ़त हासिल करेगा। यदि एमका की टाइमलाइन 3-4 वर्ष भी घट जाती है तो यह भारत की भविष्य की एयर पार के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। भारत का रणनीतिक भविष्य सिर्फ महत्वाकांक्षाओं से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि वह अपने विचारों को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में कितनी तेजी से बदल पाता है। भारत के लिए लक्ष्य स्पष्ट है, सिर्फ उन्नत सैन्य टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने वाला देश बनना नहीं, बल्कि उन्हें तेजी से और आत्मनिर्भर तरीके से मैन्युफैक्चर और फील्ड करने की क्षमता को हासिल करना है। तो इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का ये एपिसोड बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।